हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग आधुनिक भारतीय इतिहास चालू कर रहे हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रथम चैप्टर में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन शुरू किया जा रहा है। इसी के लिए हम लोग बेसिक यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ऐसी क्या जरूरत थी जिसके कारण यूरोपीय कंपनी भारत आए, उनको क्या रीजन हुआ था। तो देखिए, बात तब का है और दौर तब का है जब भारत में मध्यकाल का दौर था और यूरोप में आधुनिक काल का दौर था। इस दौरान भारत में शासन कर रहे थे मुगल शासक और यूरोप में आधुनिक क्रांति जो थी जागरूकता पर फैल रही थी, जिसके कारण दोनों में व्यापार बहुत गंभीरता से हो रहा था और स्थल मार्ग से किया जा रहा था। लेकिन घटना आती है 1453 ईस्वी में कि इस स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया जाता है। 1453 ईस्वी में क्या हुआ कि यूरोप के पूर्वी भाग, एक जगह का नाम है कस्तनतुनिया, जो कि तुर्की के क्षेत्र में पड़ता था। इस कस्तनतुनिया क्षेत्र में क्या हुआ कि अरबों का आक्रमण कर दिया गया और अरबों के आक्रमण के साथ ही इस पर कब्जा जमा लिया गया। जब कब्जा जमा लिया जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि अरबों का कैप्चरिंग हो जाता है। उनका कैप्चरिंग होने के साथ ही मार्ग को रोक दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप यूरोपवासी परेशान हो जाते हैं कि हम लोग भारत के साथ व्यापार कैसे करें, क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने में उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था। अब इसके लिए उन्होंने भौगोलिक खोजें जारी करना शुरू कर दिया। भौगोलिक खोजें शुरू कर दिया। इसमें भौगोलिक खोज करने में आप लोग जानते हैं कि दो देश, एक स्पेन और एक पुर्तगाल, बहुत काफी अग्रणी रहते हैं, उनकी दिलचस्पी रहती है। तो इसी घटना के दौरान भौगोलिक खोज के लिए 1492 ईस्वी में कोलंबस भारत की खोज में निकलता है। हम लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया गोल है। यहाँ पर दिखाया गया है 6 महाद्वीपों को। यहाँ पर आप लोगों का उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसी यूरोप से 1492 ईस्वी में निकलता है वास्को डी गामा और वह भारत की ओर ना जाकर यहाँ से खोज कर देता है अमेरिका की। तो 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किसने किया, तो कोलंबस ने। और देखिए यहाँ पर देखिए 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। और कोलंबस किस देश का रहने वाला था, तो स्पेन। ठीक, अब घटना आती है 1498 ईस्वी की। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत की खोज करता है। और कैसे करता है, तो वास्को डी गामा यहाँ से, देखिए यहाँ से चलता है यूरोप से और यहाँ पर अफ्रीका आकर रुक जाता है। उसे लगता है कि भारत यहीं पर है, लेकिन तब तक यहाँ पर भारतीय व्यक्ति जो कि गुजरात का रहने वाला था, अब्दुल मनीर, उसी ने दोबारा उसको भारत लाया यहाँ पर। और तब यहाँ पर 1498 ईस्वी में भारत की खोज किसके द्वारा किया जाता है, तो वास्को डी गामा। तो 1498 में वास्को डी गामा कालीकट, यानी कि केरल के कालीकट बंदरगाह, देखिए यहाँ पर केरल है और केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा उतरता है। उसकी इस यात्रा में अब्दुल मनीर जो कि गुजरात का था, उसने मदद किया। यहाँ पर वास्को डी गामा जब 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, तो उस स्थिति में कालीकट का एक राजा था जमोरियन या जमोरिन, जो कि उसकी स्वागत करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि वास्को डी गामा की स्वागत किस राजा ने किया, किस शासक ने किया, तो जमोरिन ने। अब यहाँ पर कंपनियों के बारे में हम डिटेल्स पढ़ रहे हैं। देखिए, तो 1498 में वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरता है। उसकी इस यात्रा में अब्दुल मनीर ने यात्रा किया, मतलब मदद किया। अब अब्दुल मनीर कहाँ का रहने वाला था, तो गुजरात का। अब इस प्रकार से जब वहां पर आता है वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर, तो वहां पर जो शासक था जमोरिन उससे पूछता है कि क्यों यहाँ पर आए हो। तो उसको बताता है कि हम लोग मसाला, इलायची, गरम मसाला लेने आए हैं। तो जमोरिन बोला कि ले जाओ, हाँ हमारे यहाँ तो फेकल रहता है। जिसके फलस्वरूप पैसे से खरीदा, और जितने पैसे में खरीदा था वास्को डी गामा, वह ले जाकर जब यूरोप में बेचता है पुर्तगाल में, तो यहाँ से वहां पर उसकी टोटल मुनाफा सारे खर्च निकालकर 60 गुना हो जाता है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए का मसाला खरीदा, तो वहां पर जाकर 60 लाख रुपए में बेचा। इस बड़े से मुनाफे को देखकर सारे यूरोपीय कंपनियों की आंखें खुल जाती है और वह सारे लोग भारत की तरफ दौड़ लगाना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, ठीक ना,
स्विट्जरलैंड के देश आए, इस प्रकार से अंग्रेज भी आते हैं और धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाने में अंग्रेज सफल हो जाते हैं। तो पहली पुर्तगाली, भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन सा आया? तो वास्को डी गामा। ये बात याद रखना है कि भारत पर प्रथम पुर्तगाली या प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने कदम रखा भारत की धरती पर, तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाली का। अब पुर्तगाली कंपनियों का आगमन, मैंने पुर्तगाली कंपनियां आती है, यानी यूरोपीय कंपनी यहाँ पर लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन अगर देखा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में, डच आते हैं भारत में 1505 में, अंग्रेज आते हैं 1600 में और फ्रेंच यानी फ्रांस वाले आते हैं 1602 ईस्वी में। लेकिन ये लोग आते हैं, अपनी कंपनी की इन लोगों को मान्यता नहीं मिलती है। तो यहाँ पर लिखा गया है, दो चार्ट बनाया गया है, कंपनी स्थापना और व्यापारिक कोठी, यानी कि कंपनी, कौन सी यूरोपीय कंपनी जो है भारत में अपनी कंपनी की स्थापना कब करती है, माने कि उन लोगों को अपने देश से कंपनी का रजिस्ट्रेशन कब मिल जाता है, अनुमोदन कब मिलता है, इसके बाद उसकी व्यापारिक कोठी कब बनी। मानते हैं कंपनी की स्थापना कर दिया गया, बना दिया गया, फिर तो व्यापारिक कोठी बनाने में समय लगता है, तो वही दिया गया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जितनी भारत में कंपनियां आई उन्होंने अपने देश के बाद लिख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे पुर्तगालियों ने लिखा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1498 ईस्वी में आई। लेकिन पुर्तगालियों की प्रथम व्यापारिक कोठी भारत में कब खुली? तो कोचीन में खुली 1503 ईस्वी में। ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? तो 1498 ईस्वी में, और व्यापारिक कोठी कब खोली? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में खोल दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? 1600 ईस्वी में। आप लोग जानते भी होंगे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने उसका रजिस्ट्रेशन जो था दे दिया। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली व्यापारिक कोठी कब खोली जाती है? तो सूरत में 1608 ईस्वी में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में 1602 ईस्वी में आती है और अपनी व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1608 ईस्वी में स्थापित करती है। इसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1616 ईस्वी में भारत में आती है। इसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में भारत आती है और 4 वर्ष बाद सूरत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1665 ईस्वी में खोलती है। तो यहाँ पर यही याद रखना है कि फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहां खोली? तो सूरत में 1665 ईस्वी में। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी लास्ट में आती है 1761 ईस्वी में। इसमें प्रथम आने वाली व्यापारिक कंपनी जो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो हम लोग पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी दिया गया है। अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो पुर्तगाल से प्रथम यात्री आने वाला था तो वास्को डी गामा 1498 में बताए ही। इसके बाद लालच के, मुनाफे के लालच में सारे व्यक्ति वहां से आने लगे। तो दूसरा पुर्तगाली जो है भारत में अनेकों आए थे, लेकिन प्रथम, दूसरा और तीसरा हम लोग को पढ़ना है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा पुर्तगाली पेड्रो अल्बरेज आया 1500 ईस्वी में भारत में आया और यह भी मुनाफा के लिए मसाला लेकर भारत में, मतलब भारत से चला गया। फिर वास्को डी गामा दूसरी बार 1502 में भारत आता है और फिर दोबारा मसाला लेकर यूरोप चला जाता है पुर्तगाल। यानी कि यही क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि वास्को डी गामा, सभी लोग जानते हैं कि पहली बार वास्को डी गामा कब आया? तो 1498। लेकिन वास्को डी गामा दूसरी बार भारत में कब आया? तो 1502 ईस्वी में भारत आता है। अब पुर्तगाल में यहाँ पर क्या होता है कि जो पुर्तगाल के शासक थे वह अपने भारत में वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल बनाकर भेजते हैं। तो भारत में पुर्तगाली वायसराय का भारत में आगमन। तो प्रथम पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखा गया है। तो प्रथम पॉइंट है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को डी अल्मेरा भारत आया और फ्रांसिस्को डी अल्मेरा 1505 में भारत आया और 1509 ईस्वी में चला गया यहाँ से। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो यहाँ पर नीचे देखते हैं भारत के मैप में, तो नीचे आपका हिंद महासागर आता है और ब्लू वाटर पॉलिसी बेसिक रूप से पुर्तगालियों द्वारा था कि इसी हिंद महासागर क्षेत्र के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर दिया जाए ताकि उनका सिर्फ और सिर्फ कब्जा जो रहेगा यहाँ पर पुर्तगालियों का रहेगा और हिंद महासागर के क्षेत्र पर जैसे ही पुर्तगाली का कब्जा होता तो वहां से गुजरने वाली सारे जहाजों से, सारे व्यापारिक जहाजों से टैक्स वसूला जा सके। तो याद रखना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस गवर्नर ने चलाया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने चलाया था।
नेक्स्ट पॉइंट है कि दूसरी पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत आया 1505 ईस्वी में और 1515 तक भारत में रहा। पुर्तगाली वायसराय जो था फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नॉर्मल संस्थापक तो अल्मेड़ा था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। बेसिक रूप से अल्बुकर्क का नाम याद रखना है, ठीक। इसलिए क्यों माना जाता है कि अल्बुकर्क जो था एकमात्र पुर्तगाली वायसराय जिसने भारत के क्षेत्रों को जितना प्रारंभ किया। यह भारत में 1509 ईस्वी में एंट्री करता है और 9 में एंट्री करके क्या करता है कि इसने गोवा को 1510 ईस्वी में जीत लेता है। ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क गोवा को 1510 ईस्वी में जीत लेता है और गोवा जो था उस समय बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अंडर में आता था। गोवा उस समय बीजापुर के क्षेत्र में आता था और बीजापुर का सुल्तान जो था यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया पुर्तगाली अल्बुकर्क ने, और छीनकर गोवा को क्या करता है अपना क्षेत्र में मिला लेता है। और गोवा 1510 ईस्वी में पहली बार गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा 1510 ईस्वी में होता है और 1961 ईस्वी में गोवा को ये लोग रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। यानी कि गोवा सबसे ज्यादा अगर किसी का गुलाम रहा तो पुर्तगालियों का लगभग 451 वर्ष के आसपास, क्योंकि 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क इसे अपने में लाता है और 1961 ईस्वी में इसे छोड़कर जाते हैं। इसने राजधानी कोचिन को बनाया, तो अल्बुकर्क ने कोचिन को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि कोचिन किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन को अपनी राजधानी बनाया, तो अल्बुकर्क ने। अगला देखते हैं तीसरा पुर्तगाली वायसराय नीनो दी कुन्हा है। तीसरा और पुर्तगाली वायसराय किसने है भारत में, तो नीनो दी कुन्हा, इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गोवा को किसने मिलाया, तो अल्बुकर्क ने। लेकिन गोवा को राजधानी किस गवर्नर ने बनाया, तो नीनो दी कुन्हा ने। अगला है कि 1535 में दीव एंड 1535 में दीव और 1559 में दमन को जीता गया। कुछ फल अनानास, गन्ना और पपीता, जैसे अनानास था भारत का फल नहीं था, इसे पुर्तगालियों द्वारा लाया गया। अनानास को, गन्ना को, पपीता को, केला को, ये सारे फल पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अगला है कि पुर्तगाली जो थे इन्होंने विवाह नीति को अपनाया। विवाह नीति अपनाने का मतलब ये था कि ये गोवा क्षेत्र में जैसे एंट्री किए तो इनका मेन मकसद था ये भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों का शादी या विवाह करा देते थे। शादी विवाह हो जाता था तो जिसके फलस्वरूप भारतीय लोग उन्हें अपना समझने लगते थे और इन्हें राज करने में थोड़ा सा आराम मिल जाता था। इन्होंने 3G नीति अपनाया। 3G मोबाइल वाला नहीं, पुर्तगालियों ने 3G नेटवर्क अपनाया। 3G का मतलब गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। इनका मकसद था गॉड यानी कि अपने यहाँ भारत में जो था ये आप लोगों का क्रिश्चियन धर्म को फैलाना। गोल्ड यानी कि आर्थिक रूप से मजबूत करना, यहाँ से पैसा लेकर, और ग्लोरी का मतलब अपने सुविधा में, सुख सुविधा में वृद्धि करना या अपना क्षेत्र में विस्तार करना। इसके बाद भारत में जो कंपनी आता है वह डच आते हैं। तो डच जो आते हैं इन्होंने इन लोगों में खास नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम डच यात्री कौन भारत आए, तो कार्नेलियन व्हाइट माउंट। तो कार्नेलियन व्हाइट माउंट जो भारत में प्रथम आया और इन्होंने मसाला नहीं, पहली बार भारत से वस्त्र ले जाकर यूरोप में बेचना प्रारंभ किया। इसके बाद 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। तो ध्यान रखना है कि वेदरा का युद्ध केकरा बीच में होता है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है। और इस युद्ध में डच बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और इस युद्ध के बाद ही, यानी कि वेदरा के युद्ध के बाद ही डचों का भारत से पतन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या रहे, अब हम लोग आगे की कंपनियां पढ़ेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट रोक रहे हैं इसको। चलिए अब हम लोग आगे इसमें देखते हैं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है। तो मैंने पहले भी बताया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है लाइसेंस यानी अनुमोदन महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जब दिया गया, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी दिया जाता है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा कि जाओ भारत में आप व्यापार करो। लेकिन पहली बार व्यापारिक कोठी जो है अंग्रेजों द्वारा कब बनाया जाता है, तो 1608 ईस्वी में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी बनाया जाता है। लेकिन कहीं पर 1611 में मसूलीपट्टनम में भी व्यापारिक कोठी का अनुमोदन दिया जाता है। यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर जब 1608 ईस्वी में सूरत में, गुजरात के सूरत में जब भारत में मुगल बादशाह के
दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था कैप्टन हॉकिंस, जब 1608 ईस्वी में भारत में आता है तो वहां से जहांगीर के दरबार के द्वारा 1608 ईस्वी में सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का अनुमोदन दे दिया जाता है और 1608 ईस्वी में खोलने के लिए कार्य भी शुरू कर दिया जाता है। लेकिन तब तक जहांगीर और अंग्रेजों के बीच में कहासुनी हो जाता है और यहाँ पर सूरत की जो व्यापारिक कोठी खुलने वाली होता है उसका कैंसिलेशन कर दिया जाता है। लेकिन तब तक मसूलीपट्टनम में अंग्रेज 1611 ईस्वी में चले गए और जाकर सूरत में मैंने ये मसूलीपट्टनम में 1611 में व्यापारिक कोठी बना लिया। आगे चलकर जो 1608 ईस्वी का रद्द कर दिया गया था व्यापारिक कोठी, इसको भी अंग्रेज द्वारा 1613 ईस्वी में बना दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रथम व्यापारिक कोठी पूछेगा तो सूरत में बोलना है। 1608 में सूरत में व्यापारिक कोठी अंग्रेजों ने खोला। इसके बाद अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी बनाया। इसके बाद आगे क्या होता है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंजा के जो सुल्तान होते हैं वह गोलकुंजा बंदरगाह को अंग्रेजों के हाथों 500 पैगोडा प्रति वर्ष टैक्स पर भाड़े पर दे देते हैं, जो कि आगे चलकर उनके लिए गलत साबित होता है। 1770 ईस्वी में मुगल बादशाह जो फर्रुखिया थे, ये भी बंगाल को अंग्रेजों के हाथों 3000 रुपया प्रति वर्ष कर तथा 10,000 रुपया, यहाँ पर 10,000 होगा, 10,000 रुपये प्रति वर्ष पर सूरत को भी व्यापारिक छूटे दे देते हैं। यानी कि फर्रुखिया जो मुगल बादशाह था 1717 ईस्वी में क्या करता है कि बंगाल को अंग्रेजों के हाथों 3,000 रुपया प्रति वर्ष पर व्यापार करने के लिए दे देता है तथा सूरत को भी व्यापार करने के लिए 10,000 रुपया प्रति वर्ष के लिए दे देता है। आगे चलकर के 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा तथा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है और इस दौरान जो बंबई था वह पुर्तगालियों के हाथ में था और बंबई को ये क्या करते हैं कि दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। बंबई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। सोच सकते हैं यार कि देश किसका था, जगह किसका था और कौन किसको दे रहा था। बंबई भारतीयों का था और पुर्तगाली दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे देते हैं। अब राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, तो वह 1668 में बंबई को चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक कर पर बेच दिया, भाड़े के लिए दे दिया। अब क्या होता है कि जब बेच दिया तो वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे उसको अपना लेती है। अब क्वेश्चन होता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, तो रेड ड्रैगन। इसके साथ मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। यह आया था अकबर के दरबार के लिए, लेकिन तब तक 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और 1608 ईस्वी में भारत आता है। जो राजा थे वह अकबर के नाम से ही चिट्ठी लिख कर देते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर जहांगीर दरबार में कर रहा था। फिर इसके बाद विलियम रो भी आते हैं जहांगीर के दरबार में ही। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो 1664 ईस्वी में। ध्यान रखना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, 1664 ईस्वी में। लेकिन पहले व्यापारिक केंद्र कहाँ अपना बनाती है, कोठी कब बनाती है, तो 1668 ईस्वी में। तो यहीं पर दिया है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी फ्रैंक कैरो के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया, तो 1668 ईस्वी में। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 लगातार युद्ध होते हैं, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1746 से 1748 के बीच में। और किन दो देशों के बीच में, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त किस संधि के द्वारा हुआ, तो ए ला सापल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। इसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में हुआ। और किसके बीच में हुआ, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के द्वारा। इसके साथ साथ तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है किकरा बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। कब हुआ, तो 1756 से 1763 ईस्वी के बीच में। और इसी किस संधि द्वारा समाप्त किया गया, तो पेरिस की संधि द्वारा तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। इसके साथ तीसरे कर्नाटक युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 56 से 63 7 वर्ष लगातार युद्ध होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है
कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जिसे तीसरा कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है। किस संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो पेरिस की संधि द्वारा। इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, जिसमें फ्रांसीसी बहुत बुरी तरह पराजित हो जाते हैं और वह अंग्रेजों का प्रभुत्व जो होता है जमने लगता है। इसके बाद 1761 में अंग्रेज क्या करते हैं कि पांडिचेरी अंग फ्रांसीसियों से छीन लेते हैं, लेकिन 1763 में जब पेरिस की संधि हुआ जिसके तहत तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, तो 1763 की पेरिस की संधि से क्या होता है कि अंग्रेज चंद्रनगर को छोड़कर जितने फ्रांसीसियों से क्षेत्र जीते थे, छीने थे, सारे क्षेत्रों को लौटा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा, तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। धन्यवाद।